पहले जब संघ शुरू हुआ तब तो सिर्फ एक ही काम था हमारे पास कि हमने शाखा लगानी है, शाखा में कार्यकर्ता खड़े करने हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो संघ धीरे 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 जैसे एक पावर हाउस होता है तो पावर हाउस बनना शुरू हो गया। तो इस समाज में जहां जहां जैसे जैसी आवश्यकता है, जो जो चीजें हमारे ध्यान में आ रही हैं, उनके बारे में काम करना और उस काम को एक दिशा देना, ये बेसिक संघ का काम। संघ के साथ आप जुड़ते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका चीजों को देखने का दृष्टिकोण, आपका व्यवहार, आपकी बातें, वो सारी चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं। संघ सोचकर सीखने की चीज नहीं है। संघ चलते चलते, साथ साथ चलते चलते सीखने की चीज है, क्योंकि संस्कार है। हम बच्चे को चलना या अब बच्चे को चलना सिखाना है, अब बच्चे को दौड़ना सिखाना है, ऐसे नहीं करते। वो एज के साथ जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसकी जैसी जैसी आवश्यकता होती है, वो अपने आप सीखता जाता है। हम उसको सिर्फ एक दिशा देते हैं। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि संघ को ये बिल्कुल भी घमंड या गुमान नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ही केवल ठीक काम कर रहे हैं या केवल हम ही काम कर रहे हैं ना। दुनिया में बहुत लोग हैं जो हमसे भी कहीं ज्यादा काम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन सबको एक ऑर्गेनाइज तरीके से, ताकि उस एफर्ट का एक लार्जर इम्पैक्ट हो, उस एफर्ट से एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकल कर आए, उसको इकट्ठा करने का काम संघ करता है। हिंदू जो बेसिक है वो कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ थॉट है। उस थॉट को जो मानता है वो हिंदू है। अब वो थॉट क्या है? जैसे मैंने पहले बात की थी कि दुनिया को देखने का हमारा जो दृष्टिकोण है, उसमें हम क्या बोलते हैं कि अयम निज परवेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तेरा मेरा है, ये तो छोटे दिल वाला सोचता है। बड़े दिल वाला तो कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी धरती एक परिवार है। वो क्या बोलता है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, कि सत्य एक है, सब लोग उसको अपने अपने तरीके से बोलते हैं। हम आम भाषा में क्या बोलते हैं कि ईश्वर एक है। आपको जिस रूप में पसंद है आप उस रूप में पूजा करते हो, मेरे को जिस रूप में पसंद है मैं उस रूप में पूजा करता हूं। ठीक है। हम बोलते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु, कि सबको अपने जैसा समझो। प्रकृति के प्रति देखने का जो हमारा दृष्टिकोण है, ये चीजें किसी पूजा पद्धति से जुड़ी हुई नहीं है। जो बातें मैंने आपको ये 4 सिद्धांत बोले, तो ऐसे कुछ मौलिक सिद्धांत हैं। इनको जो मानता है वो हिंदू है। और क्योंकि ये विचार केवल भारत की जब धरती पर पैदा हुआ, दुनिया में बाहर जहां भी डिफरेंट आइडियोलॉजीज पैदा हुई, डिफरेंट थॉट प्रोसेस पैदा हुई, या डिफरेंट मैं कहूं फिलॉसफीज पैदा हुई, उन सब में कहीं ना कहीं ये था कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, या मेरे अलावा बाकी सब लोग नीचे हैं। लेकिन हमने इस दृष्टि से देखा ही नहीं दुनिया को। आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले हमारे यहाँ पे पंजाब में ही गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना हुई। गुरु ग्रंथ साहब जी में हमने क्या, हमारे गुरुओं ने बाणी दी, मानस की जा सब एक को पहचान लो, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले को मंदे। तो जो थॉट प्रोसेस, ये भारत का थॉट प्रोसेस है। तो जो इस थॉट प्रोसेस को मानता है वो हिंदू है। उसमें वो मंदिर जाता है, वो गुरुद्वारे जाता है, वो मस्जिद जाता है, वो गिरजाघर जाता है, डजंट मैटर। और आप हिंदू को हो, आप भारत को हो, आप भारतीय को हो, आप सनातनी को हो, आप उसको जो भी नाम दो, जो नाम आपको पसंद है, ये सारे के सारे एक ही थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही विचार को मानते हैं। ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं। जो इन विचारों को मानेगा, हिंदू राष्ट्र का मतलब है एक ऐसा देश, एक ऐसा सिस्टम जो इस थॉट प्रोसेस के साथ दुनिया को देखे, जो इस थॉट प्रोसेस के साथ दुनिया में चले। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका कॉस्मिक कन्वर्सेशंस में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भारतीय समाज में सकारात्मक योगदान के विषय में यदि बात की जाए तो सैकड़ों पुस्तकें इस बारे में लिखी जा सकती हैं। 1925 में अपनी स्थापना के बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ताओं के माध्यम से, शाखाओं के माध्यम से निरंतर प्रयासरत रहा है कि किस प्रकार से समाज को
एक दिशा दी जा सके, प्रगतिशील दिशा दी जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। समाज में जो कमियां हैं उनको सुधार कर एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। 1925 में अपनी स्थापना के बाद से आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पूरे कर चुका है और आज भी उसी तत्परता के साथ समाज के उत्थान के लिए प्रयासरत है। एक चीज जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बहुत अलग बनाती है वो है निरंतर मंथन करने की जो इनकी विचारधारा है, अपने आप को समाज से जोड़े रखने की। इसी तरह से इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 वर्ष होने के उपरांत में एक मंथन किया कि 1925 में स्थापना के समय जो चुनौतियां थी वो कुछ अलग थी, आज का समाज कुछ अलग है। तो इस बदलते समाज में, इस बदलते परिवेश में संघ के लिए क्या उत्तरदायित्व हैं, क्या संघ की दिशा होनी चाहिए, क्या संघ के प्रयास होने चाहिए जो उन्हें समाज को आगे बढ़ाने के लिए करने चाहिए। तो इस मंथन से संघ ने पंच परिवर्तन के नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बदलते समाज की बदलती आवश्यकताओं के साथ समाज निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसी पंच परिवर्तन के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री विशाल जी। विशाल जी पेशे से वकील हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से निरंतर समाज के कल्याण के प्रयासों में प्रयासरत हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत स्वागत है विशाल जी आपका। धन्यवाद सर। विशाल जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये पंच परिवर्तन क्या है और ये 5 परिवर्तन ही क्यों चुने गए संघ द्वारा। संघ ने ये क्यों निश्चित किया कि यही 5 परिवर्तन है जो एक समाज को इस समय 2025 में जब 100 वर्ष पूरे हुए हैं, समाज को एक दिशा दे सकते हैं, एक बेहतर दिशा दे सकते हैं, उन्नति की तरफ ले जा सकते हैं। सॉरी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को आज इस मंच से संघ के बारे में और समाज के बारे में जो चिंतन चल रहा है उसके बारे में बात करने का मौका दिया। जहां तक सवाल है पंच परिवर्तन का, देश में, समाज में सब लोग बड़े बड़े संगठन होते हैं, जब उनका कोई महत्वपूर्ण साल आता है, महत्वपूर्ण एक जिसको कहें अवसर आता है उनके जीवन में, शताब्दी वर्ष हुआ, अर्ध शताब्दी वर्ष हुआ, तो वो कुछ ना कुछ समाज को क्या दे सकते हैं, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में चिंतन करते हैं। तो हमें पता है कि 1925 में संघ शुरू हुआ नागपुर में जी, तो 2025 स्वाभाविक तौर पे उसका 100वां साल था। तो लगभग 5-7 साल पहले ही इसके बारे में चिंतन होना शुरू हुआ कि हम 100 साल पूरे करने जा रहे हैं, तो इन 100 सालों के बीच में जब 100 साल हमारे पूरे होंगे तो हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। तो बड़े मंथन के बाद समाज में घूमते हुए, समाज के लोगों से बातचीत करते हुए, परिवारों में जाते हुए, जो समाज की, परिवार की, आम व्यक्ति की जो चिंताएं हैं कि उसके बारे में समाज को हम क्या दे सकते हैं, संघ उसके नाते क्या कर सकता है। इससे पहले हमारा फोकस, संघ का फोकस जो था वो संघ के स्वयंसेवक के व्यवहार पर रहता था। अच्छा, हम कहते हैं कि संघ का काम व्यक्ति निर्माण का काम है। व्यक्ति निर्माण का काम मतलब है कि जो व्यक्ति शाखा में आएगा उसका आचार विचार, उसका सोचने का ढंग, उसका दृष्टिकोण, ये सारी चीजें हम एक ढांचे में उसको ढालकर कि वो देश के बारे में सोचे, समाज के बारे में सोचे, इस नाते से हम उसको तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं पिछले 100 साल से। लेकिन देश इतना बड़ा है, समाज इतना बड़ा है, तो ये सारा का सारा जो सोचने का तरीका है वो समाज के अंदर जाए, तो इसको एक अभियान के तौर पे लेना। तो इसलिए ये पंच परिवर्तन की कल्पना या हम कहें कि विचार संघ के लीडरशिप के दिमाग में आया। अब आप देखेंगे कि संघ ने जो ये पंच परिवर्तन लिए हैं, मैं अक्सर लोगों को जब बात करने के लिए जाता हूं तो कहता हूं कि जो बातें हम परिवार के अंदर, दोस्तों के साथ, समाज में कहीं घूमते हुए, कहीं 4 लोग चाय पीते हुए बात करते हैं, तो जो उनके बेसिक कंसर्न्स हैं, जो उनके बेसिक मुद्दे हैं, वो क्या हैं कि आज परिवारों में बिखराव आ रहा है जी, पारिवारिक मूल्य खत्म हो रहे हैं, भाई की भाई से लड़ाई हो रही है, पति पत्नी से लड़ रहा है, माँ बेटे की नहीं बन रही, बाप बेटे की नहीं बन रही। तो कहीं ना कहीं लोगों का मुख्य कंसर्न रहता है कि यार परिवार टूट रहे हैं, तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। थोड़ा
ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो बैठ के बात करते हैं कि एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है। अभी हम पीछे नवंबर दिसंबर का महीना देखते हैं कि AQI का विषय जिसने नहीं भी शब्द सुना था उसको भी पता चल गया कि एयर इंडेक्स क्वालिटी कुछ चीज होती है। तीसरा विषय अगर हम देखते हैं तो अगर कोई संत महात्मा आप किसी के पास जाते हैं कि ऐसा धार्मिक गैदरिंग कोई है तो उसमें कि हम लोग अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं। आज का एक मुद्दा है कि बच्चों को हमारा इतिहास क्या है, बच्चों को हमारी चीजों के जो भाव हैं, जो हमारी चीजों के प्रति उनके मन में गर्व होना चाहिए या एक संस्कार होना चाहिए, वो चीजें खत्म हो रही हैं। चौथा कंसर्न हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है। पहले हम कहते थे खाली जात पात का डिस्क्रिमिनेशन है, अब अगर उससे आगे चले जाएं तो डिस्क्रिमिनेशन कई रूप में हो गया है। अमीर गरीब का हो गया है, पढ़े लिखे और अनपढ़ का हो गया है, कुछ जगह भाषा के आधार पर हो गया है कि आप ये भाषा बोलते हैं, मैं ये भाषा बोलता हूं, तो आप मेरे को पसंद नहीं करते, मैं आपको पसंद नहीं करता हूं। इस तरीके से भेद खड़े करने की कोशिश की जा रही है। और पांचवा जो एक सबका कंसर्न रहता है कि लोग अपनी ड्यूटीज भूल गए हैं। हमें हमारे राइट्स सबको याद हैं कि मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है, मेरे को मेरे परिवार ने ये राइट दिया है, लेकिन मेरी परिवार के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, समाज के प्रति जो ड्यूटीज हैं उनको हम भूल चुके हैं। तो इसलिए ये 5 चीजें जो हैं संघ ने सारा मंथन करने के बाद निकाला कि इन 5 चीजों को एक अभियान के नाते से हम देश और समाज में लेकर जाएंगे और लोगों से ये आग्रह करेंगे कि इनमें से एक एक दो काम अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू करें। 5 ला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने जीवन में ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनका किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी जाति से, किसी पंथ मजहब, किसी प्रकार से कोई ना झगड़ा है और ना ही कोई उसके लिए है या उसके लिए नहीं है, ऐसा है जी, क्योंकि ये सभी के लिए, ये सभी के लिए है। पर्यावरण है तो सभी के लिए है। आपका परिवार है चाहे मेरा परिवार है, वो बचा रहना चाहिए जी। एनवायरनमेंट बचेगा तो आप भी सांस लेंगे, मैं भी सांस लूंगा। ठीक है, जाति पाति भेदभाव खत्म होगा तो डजंट मैटर कि आप किस जाति से हो, मैं किस जाति से हूं, या आप किस पूजा पद्धति से हो, मैं किस पूजा पद्धति से हूं। नागरिक कर्तव्य, सड़क पे आप निकलते हैं, मैं निकलता हूं, तो आपको भी सड़क सुरक्षा चाहिए, मेरे को भी चाहिए। ठीक है, संस्कार जो आपके परिवार के संस्कार हैं, आपका बच्चा उससे जुड़ा रहना चाहिए, जो मेरे परिवार के संस्कार हैं मेरा बच्चा उससे जुड़ा रहना चाहिए। तो इसका किसी जाति पंथ, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है इन 5 परिवर्तनों में। तो इसलिए संघ ने इन 5 परिवर्तन को लिया और पिछले लगभग 3 साल से इसके बारे में समाज में चर्चा, इसके बारे में छोटी छोटी गोष्ठियां, नुक्कड़ सभाएं, घरों के अंदर 10 परिवारों को बुला के, एक परिवार के अंदर 10 लोगों को बुलाया, 10 मोहल्ले के परिवारों को बुलाया, उनके साथ बातचीत, ताकि ये सबके मन में उतरनी चाहिए बात कि हाँ ये बात ठीक है, ये हम पंच परिवर्तन का काम कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि पंच परिवर्तन जो कार्यक्रम है इसके विषय में लगभग 3-4 साल पहले ही विचार मंथन, विचार विमर्श शुरू हो गया था। संघ में इंटरनली डिसीजन मेकिंग का क्या प्रोसेस है? किस तरीके से ये डिसाइड किया जाता है कि समय की आवश्यकता के अनुसार किस कार्यक्रम की जनता को बीच में लेकर जाने की जरूरत है हमें, ये फैसला किस तरह से लिया जाता है? निर्णय जो है वो एक सार्वजनिक, मतलब जिसको हम कहें सामूहिक निर्णय होता है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ कोई मैंने सोच लिया मैं इस, मान लीजिए इस नगर का कुछ बड़ा अधिकारी हूं और मैंने सोच लिया, तो ऐसा नहीं है। मेरे मन में कुछ लगा के विचार आया है तो मैं अपनी टोली के साथ रखूंगा, सारी टोली बैठ के उसके बारे में विचार करेगी, सब लोग अपना अपना व्यू रखेंगे और जहां आकर लगेगा कि यहाँ पर सहमति बन रही है या ये काम जो है ये ठीक है, ये होना चाहिए, तो उस काम को किया जाएगा। तो एक तो ये हमारी निर्णय प्रक्रिया है, जिस कारण से हम पिछले 100 साल से जो लगातार संघ बढ़ रहा है उसके पीछे इस सामूहिक निर्णय का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, संघ, पहले जब संघ शुरू हुआ तब तो सिर्फ एक ही काम था हमारे पास कि हमने शाखा लगानी है, शाखा में कार्यकर्ता खड़े करने हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो संघ धीरे 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 जैसे एक पावर हाउस होता है तो पावर हाउस बनना शुरू हो गया। हमें उदाहरण दिया जाता है कि जैसे अपने भाखड़ा बांध है, वहां बिजली बनती है, तो बिजली बन गई, अब बिजली का करना क्या? आपको घर में लगा के पंखा चलाना है, एसी चलाना है, तो आपने वो चलाया। किसी को लगा कि फैक्ट्री में मशीन चलानी है तो उसने मशीन चलाई। मेरे को लगा कि मेरे को ऑफिस में अपना कंप्यूटर और प्रिंटर चलाना है और मेरे को बाकी ऑफिस का सामान चलाना है, तो मैंने वो चलाया।
तो बिजली तो भाखड़ा में वही बन रही है, वही आपके घर में आ रही है, वही मेरे घर में आ रही है, वही उसकी फैक्ट्री में आ रही है, लेकिन हम सब उसको अपने अपने तरीके से जैसा जैसा उपयोग है वैसा वैसा उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब संघ के कार्यकर्ताओं का निर्माण हुआ, अच्छे अच्छे लोग खड़े हुए, समाज के लिए देश के लिए कुछ करने की भावना वाले लोग खड़े हुए, तो उनको जहां जहां लगा कि हमें देश के लिए काम करना चाहिए, किसी को लगा कि भाई जब तक अच्छे स्कूल्स नहीं होंगे जिनमें संस्कार युक्त शिक्षा नहीं दी जाएगी बच्चों को, तब तक समाज नहीं खड़ा हो सकता, तो उन्होंने स्कूल खोले और वो धीरे 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 आज दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया विद्या भारती। किसी को लगा कि हम जो समाज का जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, जहां तक शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार ये चीजें नहीं पहुंची हैं, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने उन बस्तियों में जाकर बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को काम सिखाना, महिलाओं को काम सिखाना, धीरे 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 उनके अंदर मेडिकल फैसिलिटीज लेके जाना, कोई डॉक्टर की वैन लेके जाना, कोई एक छोटी डिस्पेंसरी वहां पर खोलना, तो ये काम उन्होंने किए। तो ऐसे करते करते आज देश में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा सेवा के काम संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं। ऐसी महिलाएं जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई स्किल नहीं है, उनको कुछ ना कुछ वो अपने परिवार को आर्थिक तौर पे खड़ा कर सके, तो उनको इकट्ठा करके कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो जैसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोलते हैं, तो हरियाणा में ही, हम हरियाणा में बैठे हैं पंचकुला में, तो एक बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ। करनाल के अंदर महिलाओं को लेकर एक प्रकल्प शुरू हुआ कि दिवाली के अंदर जो घर में हम लड़ियां लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, वो सारी की सारी बाहर से आती हैं। और बहुत देर से डिमांड थी कि हमें स्वदेशी लड़ियां चाहिए, कि हमारे देश में बनी हुई, कि हम इतना भी नहीं कर सकते क्या। तो उन्होंने लेकर एक प्रकल्प शुरू किया। तो आज वो दिवाली पर वो प्रकल्प सेवा भारती का 1.5-2 करोड़ की लड़ियां बेचता है साल में। तो सोचिए कितना बड़ा काम हुआ, उन महिलाओं के घर में कितनी खुशहाली आई होगी, कितना वो परिवार वो समृद्ध हुए होंगे। तो ऐसे छोटे छोटे प्रकल्प, अभी आप चंडीगढ़ जाएंगे तो भारत विकास परिषद का एक 24 सेक्टर में बहुत बड़ा लेबोरेटरी है, इंदिरा हॉलिडे होम के अंदर वो भारत विकास परिषद की लैब है, जहां दुनिया भर के टेस्ट आपको बाहर से आधे से भी कम कीमतों पर होते हैं, और वहां इतना अच्छा टेस्ट होता है कि पीजीआई भी उसको मानता है। तो ऐसे काम जगह जगह संघ के स्वयंसेवकों ने खड़े किए। आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे कि पूरे देश के अंदर जो गौशालाएं हैं उनको इकट्ठा करके उनका एक, जिसको हम कहें ऑर्गेनाइज तरीके से गौशालाओं की देखरेख, उनका साथ संभाल का काम शुरू हुआ है। तो जब 2008 में हमने गौ ग्राम यात्रा निकाली संघ के स्वयंसेवकों ने, और सारे देश के अंदर कि गाय हमारे लिए पवित्र है, लेकिन उसके और भी कई आयाम हैं। गाय से आर्थिकता भी जुड़ी हुई है, गाय से पर्यावरण भी जुड़ा हुआ है, गाय से एग्रीकल्चर भी जुड़ी हुई है। तो उन सब चीजों को हमने एक जागरण किया जब समाज के अंदर, तो ध्यान में आया कि गौशालाओं की जो अव्यवस्था है उसको अगर ठीक किया जाए तो गाय की सेवा सही मायने में हो सकती है। तो संघ के स्वयंसेवक ने शुरू किया, लेकिन खुद पीछे हट गया, समाज को आगे कर दिया। अब समाज उन चीजों को अपने आप कर रहा है। तो संघ यही करता है। पिछले कुछ सालों में संघ ने अपने स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा बदलाव किया। हम स्वयंसेवक खड़े कर रहे हैं, खड़े करके करना क्या? तो समाज के अंदर इस प्रकार के परिवर्तन के जो काम है, जैसे मैंने आपको सेवा का काम बताया, बहुत से देश के अंदर ओपिनियन मेकर्स हैं जिनके बारे में या जिनको संघ के बारे में परसेप्शन क्लियर नहीं है, उनको संपर्क करके उनको संघ की परसेप्शन समझाना, उनको संघ के संपर्क में लेके आना। पर्यावरण के बारे में काम है, धर्म जागरण के बारे में काम है, वनवासी बंधुओं के बारे में काम है। तो ऐसे समाज में जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकता है, जो जो चीजें हमारे ध्यान में आ रही हैं, उनके बारे में काम करना और उस काम को एक दिशा देना। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि संघ को ये बिल्कुल भी घमंड या गुमान नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ही केवल ठीक काम कर रहे हैं या केवल हम ही काम कर रहे हैं ना। दुनिया में बहुत लोग हैं जो हमसे भी कहीं ज्यादा काम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन सबको एक ऑर्गेनाइज तरीके से, ताकि उस एफर्ट का एक लार्जर इम्पैक्ट हो, उस एफर्ट से एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकल कर आए, उसको इकट्ठा करने का काम संघ करता है।
ये बेसिक संघ का काम है। सामाजिक समरसता की हमने बात की। आपने बताया कि सामाजिक समरसता अनेक तरह के भेदभाव हैं। भेदभाव सिर्फ जात पात का नहीं है, भेदभाव अमीर गरीब का भी हो गया है। कई तरह के भेदभाव क्रिएट हो गए हैं समाज में। तो संघ इसको किस तरह से एड्रेस करना चाहता है, किस तरीके से इसको दूर करने का रोड मैप है, किस तरह का प्लान है? संघ 1925 में, जैसे मैंने बोला, शुरू हुआ। तो 1925 से ही संघ का ये मानना है कि आप और मैं, हम एक ही माँ के बेटे हैं। उसका नाम है भारत माता। जब आप और मैं एक ही माँ के बेटे हैं तो आप में और मेरे में कोई भेद नहीं है। आप किस कुल में पैदा हुए, मैं किस कुल में पैदा हुआ, वो आपका भाग्य, वो मेरा भाग्य। उसमें ना आपका कोई रोल है ना मेरा कोई रोल है। ठीक है। और हम किसको मानते हैं ईश्वर के रूप में, किसकी पूजा करते हैं, उसमें भी कोई भेद नहीं है। तो जब हम एक हैं, भारतीय जो जीवन परंपरा है वो क्या कहती है कि उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, कि सारी दुनिया एक परिवार है। हम उस परंपरा के लोग हैं। मैं कई बार अपनी बात में ये बोलता हूं कि समरसता, सामाजिक समरसता जो एक अवधारणा है, एक जिसको कन्विक्शन है, ये भारतीय अवधारणा नहीं है। भारतीय अवधारणा, अब लोगों को लगता है कि सामाजिक समरसता हिंदू शब्द है, ये तो कैसे नहीं है। क्योंकि जब आप समरसता कहते हो तो आपको पहले मानना पड़ेगा कि भेद है, तब समरसता आएगी। भारत ने तो भेद माना ही नहीं। आप सोच के देखिए, आप जब छोटे थे, या कोई छोटा बच्चा है, वो अपनी माँ के साथ मंदिर जाता है, तो वहां जाके वो, उसका बड़ा इनोसेंट क्वेश्चन होता है, माँ भगवान यहां रहते हैं? तो माँ क्या कहती है, बेटा भगवान कण कण में रहते हैं। तो हर चीज में उसको भगवान देखने की दृष्टि माँ ने दी। वो बाहर निकलता है तो किसी जानवर को छेड़ने लगता है। छोटा बच्चा शरारती होता है कि कुत्ते को कुछ मारा या कोई और जाना, तो माँ बोलती है कि बेटा इसमें भी ईश्वर है, जैसा तेरे को ईश्वर ने बनाया वैसा ईश्वर ने इसको बनाया है। फिर वो वहां पर कुछ मांगने वाले लोग बैठे, माँ उनको कुछ प्रसाद देती है, कुछ पैसा देती है, तो वो कहता है कि ये माँ गरीब लोग हैं, इनको दे रहे हैं। वो कहते नहीं, ये भी हमारी तरह ईश्वर के बनाए हुए लोग हैं, क्योंकि तुम्हें सक्षम बनाया है भगवान ने, इसलिए तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इनको दो। तो वो माँ वहां भी भेद खत्म कर रही है कि वो सिर्फ भेद ये है कि तुम्हें भगवान ने इतना सक्षम बनाया कि तुम दे सकते हो, उसको नहीं बनाया तो तुम्हारा काम है उसको मदद करना। तो हमारे यहां तो कहीं भी भेद का मतलब ही नहीं है। दूसरी बात मैं कहता हूं, अगर भगवान राम को हम आम इंसान के नाते से सोचेंगे तो हमें लगता है कि भगवान राम भगवान थे क्योंकि उन्होंने रावण को मारा, दुनिया से बुराई का अंत किया। लेकिन अगर आप कभी राम कथा सुनेंगे, जो जैसे भागवत होती है 10 दिन की या 8 दिन की, वैसे राम कथा भी 10 दिन की होती है, तो रावण को मारने का जो प्रसंग है वो कथाकार आधे घंटे में समाप्त कर देते हैं आखिर में। लेकिन भगवान राम निषाद से मिले, भगवान राम केवट से मिले, भगवान राम ने शबरी को मां बोला, भगवान राम ने हनुमान जी को, सुग्रीव को जो जंगल में रहते थे, जामवंत को गले लगाया। इसके ऊपर पूरा पूरा दिन डिस्कोर्स होता है। तो हमारे भगवान जब हमें ये संदेश देकर गए हैं तो हम भेद करने वाले कौन होते हैं? लेकिन ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम समाज के अंदर कुछ ऐसी, क्योंकि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं तो बीमारियां आती हैं, तो ऐसी सोसाइटी के नाते से हम, बाकी सोसाइटीज कोई 1000 साल पुरानी है, कोई 2000 साल पुरानी है, हम 5000 साल पुराने हैं, ये तो दुनिया मानती है। हम उससे भी पुराने हैं, तो हम बूढ़े हैं, तो कुछ ना कुछ बीमारियां, कुछ कुरीतियां आई। लेकिन अब समाज के नाते से ये जो सेल्फ इम्यूनिटी के, जैसे कहते हैं ना, शरीर अपने आप को ठीक करता है, तो ये हिंदू समाज की खासियत है कि हम अपनी बुराइयों को अपने आप ही ठीक करते हैं। तो उसमें अब सामाजिक भेदभाव को भी हम खत्म करने की तरफ चले हैं। तो ये हमारा काम है। इसका जो प्रचार प्रसार है वो किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से लोगों से जुड़ा जाएगा डिजिटल माध्यम से? ये व्यवहार की बात है, ये व्यवहार की बात है। संघ 1925 में शुरू हुआ, मैंने बताया आपको। 1935-36 में महात्मा गांधी वर्धा के एक शिविर में आए। वर्धा में वो रुके हुए थे, वहीं पास में संघ का एक शिविर लगा हुआ था। महात्मा गांधी का सामाजिक समरसता और भेदभाव खत्म करने के ऊपर बहुत ज्यादा, जिसको हम कहें कि वो रहता था, आग्रह रहता था कि ये होना चाहिए, खत्म होना चाहिए सब कुछ। तो उन्होंने शिविर में जब आए तो भोजन बट रहा था,
तो उन्होंने पूछा कि इनमें से फलां फलां जाति के कौन है, तो कोई नहीं बोला। उन्होंने पूछा कि इनमें से अनटचेबल कौन है, कोई नहीं बोला। तो फिर वहां पर जो एक अधिकारी थे वो समझ गए कि इनका भाव क्या है। तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी पूछना चाहते हैं कि आप में से इस जाति के इस सरनेम वाले लोग कौन हैं। तो देखा कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं, तो किसी ने दो के बीच में से एक ने हाथ खड़ा किया, कोई चार में से दो हाथ खड़े हो रहे हैं कहीं से। तो महात्मा गांधी जी जो थे वो एकदम हैरान रह गए कि अच्छा, इस समय में जब इतना ज्यादा इस चीज का वो है, भेदभाव इतना ज्यादा है, ऐसे में सब लोग इकट्ठे बैठ के भोजन कर रहे हैं। कोई जो भोजन वितरण करने वाले हैं उनमें से भी कोई लोग उन जातियों के थे जिनको अनटचेबल समझा जाता था। तो महात्मा गांधी जी को विश्वास हुआ कि मैं जो करना चाहता हूं ये लोग उस काम को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं और यही उसका तरीका है। इसीलिए हम जो संघ में हम लोग, कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ मैं पिछले 35 साल से संघ में काम कर रहा हूं, मेरे को उनका सरनेम नहीं पता है। मेरे लिए वो, जैसे आप सौरभ जी हैं तो सौरभ जी हैं, मैंने नहीं पूछा कि आपका सरनेम क्या है, हमारे यहाँ परंपरा ही नहीं है। आप सौरभ जी हो तो सौरभ जी हो, बस मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कि आपका सरनेम क्या है। तो ये व्यवहार से जब हम ये समाज के अंदर इस व्यवहार को लेकर जाएंगे, समाज के लोग हमारे इस व्यवहार को देखेंगे तो परिवर्तन आना शुरू होगा। स्वदेशी की हमने बात की, तो स्वदेशी से क्या अभिप्राय है? क्या इसका मतलब हम सिर्फ ये समझें कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में होनी चाहिए? क्या ये सिर्फ आर्थिक स्तर तक ही सीमित है, आर्थिक रूप से जो बाहर के वस्तुएं हैं उनको इस्तेमाल ना करना, या इसका कोई बड़ा डायमेंशन है जो हम स्वदेशी से यहाँ पर समझते हैं? इसको आप स्वदेशी नहीं खाली कहेंगे। इस जो पंच परिवर्तन की बात है इसका नाम है स्वबोध। अपना जो है उसका बोध हमारे अंदर होना चाहिए। अपने की जब हम बात करते हैं तो उसमें कई चीजें आती हैं। आपकी भाषा है। अब कई बार बड़ा दुख होता है कि मैं पंजाब से हूं, पंजाब के गांव में, मतलब पंजाब के किसी शहर में जाता हूं, तो पंजाब का परिवार, पंजाब में रहने वाला, जिनकी जड़ें पंजाब में हैं, सब कुछ पंजाब में है, वो परिवार आपस में हिंदी में बात करता है। तो पंजाबी भाषा को छोड़ रहे हैं। आप दिल्ली चले जाएंगे तो वो हिंदी भी छोड़ के इंग्लिश में बात करते हैं आपस में। आप घर के अंदर भी वेशभूषा भारतीय पहनने से गुरेज करते हैं कि दिवाली की पूजा है, दशहरे की पूजा है, रक्षाबंधन है, या घर में कोई और यज्ञ हवन है, तो उस टाइम तो आप धोती कुर्ता पजामा पहन के पूजा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते जी। आपके घर में मंदिर जो है वो किचन में एक कॉर्नर पे आपने छोटा सा मंदिर बना रखा है। भगवान को, जिस भगवान से हम मांगते हैं कि मेरे को बड़ी कोठी दे दो, उसको आपने एक छोटी सी जगह पे कर रखा है। बच्चे को अपने धर्म के बारे में, अपने संस्कारों के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये सारी चीजें स्व में आती हैं। मेरे बच्चे को मेरे धर्म के बारे में पता होना चाहिए, मेरे इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, अपनी चीजों के ऊपर गर्व होना चाहिए। और उसी में से एक चीज है कि जब हम संस्कार की बात करते हैं तो आर्थिकता को आज के जमाने में हम छोड़ नहीं सकते। तो वस्तुएं भी आपको स्वदेशी खरीदनी चाहिए। मेरे देश की बनी हुई वस्तु को मैं क्यों नहीं स्वीकार करूं, उसके ऊपर मैं क्यों गर्व नहीं करूं, मैं क्यों विदेशी सामान के पीछे भागूं? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बड़ा अच्छा फ्रेज दिया था और उसी में स्वदेशी की सारी कल्पना है। उन्होंने कहा था, स्वदेशानुकूल विदेशी, कि हमारे देश को जिस चीज की जरूरत है अगर हम उसको बनाने में सक्षम नहीं है तो हम विदेशी चीज की तरफ जाएं। और युगानुकूल स्वदेशी, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि स्वदेशी का मतलब है कि जी आप गाड़ी छोड़ के घोड़ा गाड़ी पे आ जाओ या बैलगाड़ी पे आ जाओ। तो उन्होंने कहा युगानुकूल स्वदेशी, कि जो आज का युग चल रहा है उसके मुताबिक जो चीज चाहिए वो हमारे देश में बननी चाहिए, और जो हमारे देश में नहीं बन सकती और हमारी आवश्यकता है वो हम विदेश से मंगवा सकते हैं। आज हाई टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, हमारे देश में भी जहाज नहीं बन रहे हैं, शिप्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है, हमें जरूरत है, हमें मंगवाने पड़ेंगे वो। लेकिन हम साबुन, तेल, टूथपेस्ट, ब्रश, शू पॉलिश, इन चीजों के लिए हम विदेश के ऊपर निर्भर हो जाएंगे या वहां की कंपनीज आके ही हमारे यहां बनाएंगी, तो ये तो गलत है ना जी। तो उस चीज के बारे में हमारा आग्रह है। तो स्व पर यहाँ पर ज्यादा जोर है कि स्व अपना
अपना जो भी अपना है, जो भी अपना चाहे वो है। भाषा है, चाहे आर्थिक रूप से या अभी पीछे संस्कार हैं। परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने बोला, भाषा, भूषा, भोजन, भ्रमण, भवन। तो ये 5 चीजें तो कम से कम हम अपने घर में अपनी रखेंगे, तो जो हम बच्चों के संस्कार से कटने की बात कर रहे हैं, वो बच्चा अपने आप संस्कार से जुड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे परिवार की बात चली है, तो तीसरा जो हमारा परिवर्तन है वो परिवार से जुड़ा हुआ है कि परिवार में जो बिखराव है उसको एड्रेस करना है। तो उसके लिए क्या विचारधारा है? जो परिवारों के टूटने की बात है, उसमें कहीं परिवारों का ही दोष है, परिवारों में ही कमियां आई हैं। दोष नहीं, मैं कहूंगा कमियां आई हैं, क्योंकि दोष तो तब होता है जब कोई सोच के करता है। सोचता कोई भी नहीं है कि मेरा परिवार बिखरे, कोई नहीं चाहता ऐसा हो जाता है। हाँ, वो दोष गलत शब्द है, कमी आई है हमारे अंदर। उसमें सबसे बड़ा जो मेरे को कारण लगता है वो है कम्युनिकेशन गैप। परिवारों के अंदर बच्चों के साथ संवाद खत्म हो गया है। मैं कई पेरेंट्स को मिलता हूं, उनको ये नहीं पता कि मेरे बच्चों के दोस्त कौन है, मेरे बच्चे की ट्यूशन की टाइमिंग्स क्या है, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। हमने उसके ऊपर चेक नहीं रखना है, हमने उसको जासूसी नहीं करनी है, लेकिन उसके साथ एक ऐसा व्यवहार तो हम कर सकते हैं कि वो अपने आप उसको लगे कि भैया मेरे को ठीक रास्ते पर चलना है, या माता पिता को सारी चीज की जानकारी होनी चाहिए। जब जानकारी होगी तो कल को अगर बच्चा कुछ गलत कर भी आएगा गलती से, तो वो आपको आके बताएगा कि पिताजी मेरे से, पापा ये गलती हो गई है, इसको ठीक करना है। एक तो यहां पर ये गलती हो गई है। दूसरा है ओवर पोजेसिवनेस। हमने बच्चों को पेरेंटिंग के नाम पर ना सुनना बंद कर दिया है। बच्चे ना सुनते ही नहीं है। आजकल माँ बाप को लगता है कि 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, तो इसने जो बोला, इसके मुंह से जो चीज निकली वो होनी चाहिए। तो पेरेंटिंग को अगर हम ठीक करेंगे, आपस में संवाद करेंगे, माता पिता बच्चों को इस नाते से सोचेंगे कि भैया बच्चों को मेरे को अपने संस्कारों से जोड़ना है, चाहे वो नहीं चाहते तब भी हमें जोड़ना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी है। अब आप देखिए, बहुत से परिवारों में क्या होता है कि घर में कोई पूजा है, पंडित जी ने आना है, तो बच्चा 8 बजे तक सो रहा है, घर में पूजा 7 बजे शुरू हो चुकी है, तो माँ बाप क्या सोचते हैं, अरे इसने क्या करना है, ये तो बच्चा है। आज अगर हम उसको इस काम पे नहीं लगाएंगे तो कल को उसको उस पूजा का या उस कार्यक्रम का महत्व कैसे पता चलेगा। आप उसको बोलेंगे बेटा सुबह 6 बजे पूजा है, 5 बजे उठ के तैयार होना है और पूजा की तैयारी आप करोगे, तो अपने आप उसमें संस्कार आना शुरू होगा। हमने बच्चों को राम कृष्ण शिवाजी महाराज गुरु गोविंद सिंह जी की कहानियां सुनानी बंद कर दी। आप जब बच्चों को कहानी सुनाएंगे कि कैसे 4 भाई, एक पिता के वचन के लिए जंगल चला गया, दूसरा उसकी सेवा करने के लिए जंगल चला गया, तीसरा भाई का प्यार निभाने के लिए वापस तो आ गया लेकिन उसी की तरह जंगल में रहा। अब आप देखेंगे कि 4 साहिबजादों की कहानियां आप बच्चों को सुनाएं कि कैसे छोटे छोटे बच्चे कि हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जो सबसे दर्दनाक मौत हो सकती है दम घुट के मरने की, कि उसके लिए दीवारों में चुनेंगे वो बच्चे। तो हम बच्चों को कहानियां सुनाएं, बच्चों को उसके बारे में, फिर वो आपसे सवाल पूछेगा 4 कि ऐसा क्यों हुआ, वो कौन लोग थे। तो अपने आप वो स्व से भी जुड़ेगा और अपने आप उसको भी पता चलेगा कि पिता की इंपॉर्टेंस क्या है, माता की इंपॉर्टेंस क्या है, दादा दादी का घर में क्या है। तो वहां से चीजें बदलनी शुरू होंगी। जब आप एक अच्छा बेटा खड़ा करेंगे या एक अच्छी बेटी खड़ी करेंगे, तो कल को जब जाके वो आगे अपना परिवार बनाएगा, तो वो वहां से संस्कार की परंपरा शुरू होगी, तो फिर वो आगे के आगे भी वो संस्कार देगा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा पर्यावरण का है। पर्यावरण किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है और हर व्यक्ति के लिए एनवायरनमेंट जो है वो इक्वली मायने रखता है। आपके लिए भी उतना ही जरूरी है जितना मेरे लिए जरूरी है। इस मैसेज को, पर्यावरण के मैसेज को किस तरह से एड्रेस करने का प्लान है इन पंच परिवर्तन में? क्या ये इंडिविजुअल लेवल पर है या एज कम्युनिटी ये मैसेज लेकर जाना है कि पूरी एज कम्युनिटी हम लोग क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए? तो पर्यावरण से रिलेटेड ये जो पंच परिवर्तन में इसको शामिल किया गया है, इसके क्या मायने हैं? एज कम्युनिटी जो एफर्ट्स होंगे वो व्यक्तिगत स्तर पर ही शुरू होंगे। अभी जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक की बात है, तो
अगर मैं सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करूंगा, आप भी सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज करना बंद करेंगे, तो एज कम्युनिटी हम उसका यूज खत्म कर सकते हैं। पेड़ लगाने की बात है, मैं एक पेड़ लगाऊंगा, आप एक पेड़ लगाएंगे, हम व्यक्तिगत स्तर पर लगा रहे हैं, उसकी पेड़ की हम साथ संभाल करेंगे, तो अपने आप वो पेड़ों का एक जंगल हम अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में खड़ा कर सकते हैं। पानी बचाने की एक मुहिम है, तो जब तक हम व्यक्तिगत तौर पर नहीं सोचेंगे कि मैं पानी को सेव करना शुरू करूंगा, बहुत से प्रोफेशन ऐसे हैं जहां पर पानी का बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर वो हर एक फैक्ट्री मालिक या हर एक प्रोफेशनल, जो भी जिस फील्ड में भी पानी की जरूरत होती है, वो ये सोचना शुरू करेगा कि मैं पानी का पॉल्यूशन नहीं होने दूंगा, पानी को खराब नहीं होने दूंगा, तो अपने आप एज कम्युनिटी हम उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। गलती हमसे क्या हुई है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले हमें ये सारी चीजें बता दी थी। हमारे वेद के अंदर पृथ्वी सूक्त आता है, जिसके अंदर बकायदा पृथ्वी को, एनवायरनमेंट को बचाने के क्या क्या प्रयास होने चाहिए, क्या क्या काम होने चाहिए, किस तरह से हम बचा सकते हैं, उसके 60 या 65 फॉर्मूलाज हैं, जो आज हम बातें कर रहे हैं बिल्कुल उसी लाइन पर बात कर रहे हैं। हम उस चीज को भूल गए। गुरु नानक देव जी ने अपने शुरुआती वाणी में बोला है कि पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। पवन को उन्होंने गुरु बोला, पानी को पिता बोला और धरती को मां बोला, लेकिन हमने वो शब्द याद कर लिया, लेकिन उसके अंदर जो छिपा हुआ अर्थ था हम उसको भूल गए। आज भी जब हम कम्युनिटी किचन कहीं होती है, भंडारा लगता है, लंगर लगता है, तो सबसे वहां हम गाते यही हैं, लेकिन हम प्लास्टिक के डोने भी फेंक कर आते हैं, थर्मोकोल की प्लेटें भी फेंक कर आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज को जीवन से निकाल दिया, सिर्फ शब्द को अपने पास रखा। तो उसको अपने जीवन में लाने की जरूरत है। वो हम व्यक्तिगत स्तर पर लाएंगे, हर व्यक्ति सोचेगा, तो एज कम्युनिटी वो हमारी लाइफ में आ जाएंगी चीजें। परिवर्तन की जब बात की जाती है तो इसमें जो युवा वर्ग है उसका विशेष महत्व है, क्योंकि युवा वर्ग ही है जो किसी भी सामाजिक परिवर्तन को ड्राइव करता है और उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो युवा वर्ग तक रीच करने का क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान है? जैसे डिजिटल युग है, तो क्या डिजिटल माध्यमों से भी युवाओं को जोड़ा जा रहा है? ज़मीनी स्तर पर किस तरह से जोड़ा जा रहा है? तो युवाओं के साथ रीच आउट किस तरह से की जा रही है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। संघ की जो शुरुआत हुई, तो पहले लगभग 25-30 साल ऐसे थे कि संघ के सारे कार्यकर्ता युवा कार्यकर्ता थे। वही लोग बड़े होकर, मतलब वही लोग जब बड़े हुए तो वो संघ की लीडरशिप बने। संघ की शुरुआत जो हुई, डॉक्टर साहब ने जब 1925 में शुरू किया, तो वो कुछ युवाओं को लेकर ही किया था। और युवा जो है वो संघ का फोकस रहता है, क्योंकि एक एज के बाद संघ का जो विषय है वो संस्कार का विषय है। जो सारी बातें मैंने कही कि हम व्यक्ति निर्माण की बात करते हैं, तो कोई व्यक्ति आज आपकी या मेरी उम्र का अगर संघ से जुड़ता है तो वो विचारों को तो अपना सकता है, लेकिन वो लाइफस्टाइल उसको चेंज करने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए। लेकिन अगर आप एक छोटे बच्चे को उसी तरीके से ढालना शुरू करेंगे तो वो उसी संस्कार में पल के बड़ा होगा, उसी सोच के साथ वो बड़ा होगा। तो इसलिए संघ का फोकस हमेशा से युवाओं पर रहता है। आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो युवाओं से डायरेक्ट संवाद करने के लिए डिफरेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, जहां जहां पर भी युवा मिलते हैं, यहां तक कि आपके आसपास इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, यहां पर भी जहां भी हमारा संपर्क हो सकता है, या हम ढूंढते हैं, वी हंट फॉर इट, कि हम कहां पर युवाओं से संपर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कैंप के माध्यम से रहते हैं? पहले तो संवाद ही होगा बच्चों से। संवाद के बाद उनमें से जिनको लगता है कि हमें इस चीज में और आगे जाना चाहिए, हमें और सीखना चाहिए, हमें और जानना चाहिए, तो फिर वो संघ के जो ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं उनमें भी आते हैं, संघ के कार्यक्रमों में आना शुरू होते हैं, शाखा में आना शुरू होते हैं। संघ सोचकर सीखने की चीज नहीं है, संघ चलते चलते, साथ साथ चलते चलते सीखने की चीज है, क्योंकि संस्कार है। हम बच्चे को चलना, या अब बच्चे को चलना सिखाना है, अब बच्चे को दौड़ना सिखाना है, ऐसे नहीं करते हैं। वो एज के साथ जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसकी जैसी जैसी आवश्यकता होती है, वो अपने आप सीखता जाता है। हम उसको सिर्फ एक दिशा देते हैं। तो वैसे ही संघ के साथ आप जुड़ते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका चीजों को देखने का दृष्टिकोण, आपका व्यवहार, आपकी बातें, वो सारी चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं।
एक छोटी सी उदाहरण मैं देता हूं। एक कोई व्यक्ति था, वो शाखा में आना शुरू हुआ, 4-5 साल तक शाखा में आता रहा। उसके बाद वो संघ के किसी अधिकारी को मिला और उसने पूछा कि साहब, मैं 5 साल से शाखा आ रहा हूं, हम देश और समाज की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं देश और समाज के लिए कुछ नहीं कर पाया। तो उन अधिकारी ने उनसे पूछा कि आप जब शाखा नहीं आते थे तब आप कभी सोचते थे कि आपने देश और समाज के लिए कुछ किया कि नहीं किया? वो कहता नहीं बाबूजी, पहले तो मैंने कभी नहीं सोचा। तो ये तो उन्होंने सोच कर कहा इतना सोच कर ही कि परिवर्तन संघ ने अपना काम कर दिया। ठीक कि आप सोचने लगे आप कि संघ ने आपके मन में एक लॉ जगानी थी कि देश और समाज के लिए सोचना चाहिए। तो विचार आया तो काम भी हो जाएंगे। अब आपको जो ठीक लगता है, आपको लगता है कि मेरे सड़क के ऊपर ये जो गाड़ियां खड़ी हैं, ये प्रॉपर अगर सीक्वेंस में खड़ी हो जाएं तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रैफिक, स्मूथ ट्रैफिक चल सकता है, जो यहाँ पे जाम लगता है वो खत्म हो जाता है। आप ये काम करना शुरू करो तो आपने देश और समाज का काम करना शुरू कर दिया। हम नहीं कहते आपको कि आप बहुत बड़ा कोई समाज का काम करो, देश के लिए जाके सीमा पर लड़ो ना। आप ये भी काम करोगे तो देश और समाज का काम कर रहे हो। तो आप जो कर सकते हो, आपको जो लगता है शुद्ध भाव से, निस्वार्थ भाव से कि ये काम मैं देश और समाज के लिए कर सकता हूं, या ये करने से देश और समाज में कुछ अच्छा हो सकता है, तो आप करिए। ये है। विशाल जी, जैसा हमने देखा कि ये सब पंच परिवर्तन जो है पूरी तरह से सामाजिकता से जुड़े हुए हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी समाज के विशेष वर्ग से नहीं जुड़े। जैसे यदि हम पर्यावरण की बात करें तो ये हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है, किसी व्यक्ति विशेष की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरह से जब हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो ये भी हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है। और जो संघ को जानता है वो उसे भी अच्छी तरह से पता है कि संघ का जो कार्य है वो पूरी तरह से सामाजिकता पे बेस्ड है। लेकिन एक नॉर्मल परसेप्शन की यदि मैं बात करूं तो एक हिंदू राष्ट्र को लेकर बहुत मिसकंसेप्शन है। संघ की जो विचारधारा है हिंदू राष्ट्र को लेकर, उसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं। हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है संघ की, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। सौरभ जी, सबसे पहले हमें हिंदू क्या है इस चीज को समझना पड़ेगा। हिंदू कोई पूजा पद्धति नहीं है। हमें आम भाषा में लगता है कि हिंदू मतलब जो राम कृष्ण शिव दुर्गा को मानता है वो हिंदू है जी। लेकिन आपको बहुत से हिंदू मिलेंगे जो राम कृष्ण दुर्गा को नहीं मानते जी, वो भी हिंदू हैं। हमारे यहाँ जो शास्त्र, जितना ग्रंथ लिखा गया है, उसमें कहीं भी आप किसको मानो, किस रूप में मानो, इसका कहीं भी आग्रह नहीं है। आप कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण की पूजा कैसे करनी ये तो बताया गया है, लेकिन आप कृष्ण को ही मानो ऐसा कहीं नहीं कहा गया। हिंदू जो बेसिक है वो कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ थॉट है। उस थॉट को जो मानता है वो हिंदू है। अब वो थॉट क्या है? जैसे मैंने पहले बात की थी कि दुनिया को देखने का हमारा जो दृष्टिकोण है, उसमें हम क्या बोलते हैं कि अयम निज परवेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तेरा मेरा है ये तो छोटे दिल वाला सोचता है, बड़े दिल वाला तो कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी धरती एक परिवार है। वो क्या बोलता है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, कि सत्य एक है, सब लोग उसको अपने अपने तरीके से बोलते हैं। हम आम भाषा में क्या बोलते हैं कि ईश्वर एक है। आपको जिस रूप में पसंद है आप उस रूप में पूजा करते हो, मेरे को जिस रूप में पसंद है मैं उस रूप में पूजा करता हूं। ठीक है। हम बोलते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु, कि सबको अपने जैसा समझो। प्रकृति के प्रति देखने का जो हमारा दृष्टिकोण है, ये चीजें किसी पूजा पद्धति से जुड़ी हुई नहीं है। जो बातें मैंने आपको ये 4 सिद्धांत बोले, तो ऐसे कुछ मौलिक सिद्धांत हैं। इनको जो मानता है वो हिंदू है। और क्योंकि ये विचार केवल भारत की जब धरती पर पैदा हुआ, दुनिया में बाहर जहां भी डिफरेंट आइडियोलॉजीज पैदा हुई, डिफरेंट थॉट प्रोसेस पैदा हुई, या डिफरेंट मैं कहूं फिलॉसफीज पैदा हुई, उन सब में कहीं ना कहीं ये था कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, या मेरे अलावा बाकी सब लोग नीचे हैं। लेकिन हमने इस दृष्टि से देखा ही नहीं दुनिया को। आप देखिए, ये जो मैंने आपको सारे श्लोक सुनाए, ये सारे के सारे, जिसको हम वैदिक काल कह लें, प्री हिस्ट्री कह लें, सब उस समय की लिखी हुई बातें, जिनको आज हो सकता है हम डेटिंग उनकी ना कर सके।
लेकिन आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले हमारे यहाँ पे पंजाब में ही गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना हुई। गुरु ग्रंथ साहब जी में हमने क्या हमारे गुरुओं ने बाणी दी, मानस की जा सब एक को पहचान लो, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदे। तो जो थॉट प्रोसेस, ये भारत का थॉट प्रोसेस है। तो जो इस थॉट प्रोसेस को मानता है वो हिंदू है। उसमें वो मंदिर जाता है, वो गुरुद्वारे जाता है, वो मस्जिद जाता है, वो गिरजाघर जाता है, डजंट मैटर। और आप हिंदू को हो, आप भारत को हो, आप भारतीय को हो, आप सनातनी को हो, आप उसको जो भी नाम दो, जो नाम आपको पसंद है, ये सारे के सारे एक ही थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही विचार को मानते हैं। ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं। जो इन विचारों को मानेगा, हिंदू राष्ट्र का मतलब है एक ऐसा देश, एक ऐसा सिस्टम जो इस थॉट प्रोसेस के साथ दुनिया को देखे, जो इस थॉट प्रोसेस के साथ दुनिया में चले। समाज को एक माने, वसुधैव कुटुंबकम की बात करें, ना कि आप देखिए, कोविड आया, सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। कुछ लोगों ने, जो अपने आप को आज बड़े इकोनॉमीज कहती हैं, बड़े अपने आप को स्ट्रॉन्ग कंट्रीज कहती हैं, लीडर कहते हैं, वर्ल्ड लीडर्स कहते हैं, उन्होंने उस चीज को भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। अपने देश के हितों के लिए की होगी, लेकिन उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। लेकिन भारत एक ऐसा देश था जिसने उस समय भी दुनिया को, अगर हम कोई वैक्सीन दे सकते थे, और तो जो हमसे छोटे कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, जो जिनका दुनिया में बहुत बड़ा स्टेटस नहीं है, हमने उनको आगे बढ़कर हमने वैक्सीन दी। हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि हम तो नहीं देंगे, या हम इसको स्टॉक पाइल करेंगे, या हम इसकी कालाबाजारी करेंगे। नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारा दृष्टिकोण ये वसुधैव कुटुंबकम का है। तो इन संस्कारों के साथ, इन विचारों के साथ देश के अंदर एक समाज खड़ा होना चाहिए। जिस दिन वो इन विचारों के साथ खड़ा हो जाएगा तो हिंदू राष्ट्र है। आम समाज किसी में भी अगर आप जाएंगे तो आपको इन विचारों से विरोध नहीं मिलेगा। तो हम हिंदू राष्ट्र हैं, इसमें कोई मन में शंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन यही विचार, ये हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है, यही सबकी सुरक्षा की गारंटी भी है। जिस दिन यहां पर एक ऐसा विचार आ गया कि मैं श्रेष्ठ हूं, बाकी लोग निम्न हैं, या मेरे साथ चलने वाले लोग ही दुनिया में राज करने चाहिए, तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप बाकी दुनिया में देख लीजिए क्या हो रहा है। माइनॉरिटीज के नाम पर अगर सबसे ज्यादा अधिकार कहीं है तो वो हमारे देश में है, और हम उनको माइनॉरिटी मानते ही नहीं है। आज देश के अंदर ऐसी कौन सी माइनॉरिटी है जिसका व्यक्ति देश के किसी ना किसी शीर्ष पद पर नहीं पहुंचा? क्यों? क्योंकि यहां जो समाज है उसका सोचने का दृष्टिकोण ऐसा है। जी। संघ को समझना है तो संघ में आना पड़ेगा, संघ के साथ रहना पड़ेगा, और संघ को समझना है तो ये जो नैरेटिव्स का जो एक हमारे ऊपर चादर डली हुई है उसको उतार कर हमें आना पड़ेगा, खुले मन के साथ आना पड़ेगा। जब आप खुले मन के साथ आएंगे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, मतलब वो मेरी वाइफ के कॉलेज मेट्स थे, तो वो कनाडा में है। वो थोड़ा सा एंटी संघ उनका व्यू था। मैं कभी उनसे नहीं मिला। फेसबुक पे फ्रेंडशिप हो गई उनके साथ मेरी, तो उनके साथ कई बार चर्चाएं होती फेसबुक पे ही। तो वो संघ के बारे में कुछ बोलते तो मैं उसका जवाब दे देता। पहले मैं, जोश होता है ना आदमी में, नया नया सोशल मीडिया शुरू हुआ था तो हम भी सोशल मीडिया पे खूब लिखते थे। तो चलता रहा ऐसा 4-6 महीने। फिर वो 4-6 महीने बाद वो इंडिया आए, भारत आए, तो हमें घर पे मिलने के लिए आए, क्योंकि वाइफ की बड़ी अच्छी फ्रेंड है वो लड़की। तो वो आए तो मैं कोर्ट से पहुंचा। अब मैं कोर्ट से पहुंचा तो मैंने अपनी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, मैं कोट गाउन सब कुछ था मेरे पास। तो मिले तो चाय वाय पी हम लोगों ने। तो उन्होंने बाद में कहा मेरे को, कहते विशाल जी, मैं सोच के आया था कि आपको मिलूंगा तो आप गले में भगवा गमछा पहना होगा, आपके इतना बड़ा तिलक लगा होगा और आपकी बड़ी बड़ी मूछें होंगी। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहता मुझे लगता था कि आप कट्टर संघ वाले हो तो आप ऐसा है। तो ये नैरेटिव है। लेकिन जब वो मेरे साथ बैठे,
हम 1 घंटा 1.5 घंटा हमने गप्पे मारी, तो उनके मन में जो संघ के बारे में, विचार के बारे में जितना वहम था, मैं नहीं कहूंगा कि पूरी तरह क्लियर हो गया, क्योंकि 1-1.5 घंटे में नहीं ये बातें क्लियर होती, लेकिन उनके मन में जो धूल थी, शंकाएं थी, वो खत्म हुई। तो संघ को जानना है तो संघ के साथ आपको रहना पड़ेगा। इसीलिए बहुत लोग जो संघ के धुर विरोधी रहे, जब वो संघ के नजदीक आए तो वो बाकी सब कुछ छोड़ के संघ के हो गए। क्योंकि हम एक गीत गाते हैं संघ में, और हम कोशिश करते हैं कि हम उसी व्यवहार पर चलें कि शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। कि हम, आपके साथ मेरी दोस्ती हुई है तो मेरी ये दोस्ती शुद्ध सात्विक और प्रेम पे आधारित होनी चाहिए, और उसमें कहीं मिलावट नहीं होनी चाहिए। और जब वो नहीं होती है, आप मेरे साथ हम दोस्ती करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि भैया संघ क्या करता है, क्या सोचता है, कैसे चलता है। ये है एक विषय जिसके बारे में मैं कहूंगा संघ की अक्सर आलोचना की जाती है, वो है महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर। ऐसा देखा गया है या जनरली ऐसा माना जाता है कि संघ में महिलाओं को उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, जिम्मेदारी के पद उस हिसाब से नहीं दिए गए जिस तरह से मिलने चाहिए थे। तो इसका क्या कारण है कि संघ में महिलाओं को प्रतिनिधित्व या जिम्मेदारियां दी नहीं गई, या हम लोगों को ऐसा लगता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व उतना नहीं है जितना होना चाहिए था? एक तो ये भी परसेप्शन का सवाल है। संघ जब शुरू हुआ 1925 में, तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हमारा काम सिर्फ शाखा था। अब शाखा में सारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, आपने खेलना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आप गुत्थम गुत्था हो रहे हैं खेलते हुए, कबड्डी खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें आप मेल फीमेल दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो वो एक्टिविटी अलग अलग ही रहेगी। लेकिन ये चीज के महिलाएं जो हैं वो समाज का 50% हिस्सा है, और संघ का भी ये मानना है और ये सत्य है कि महिला समाज परिवर्तन की धुरी है। जो हमने पहले बातें की, अगर घर में माँ बच्चे को वो सब चीजें सिखाना शुरू कर दे तो फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, समाज अपने आप खड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए इस सारी आवश्यकता को देखते हुए, इन चीजों को देखते हुए 1936 में राष्ट्र सेविका समिति के नाम से एक महिलाओं का एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन, जो एग्जैक्टली जैसे संघ काम करता है वैसा महिलाओं में काम करता है। वो उनकी भी अपनी शाखाएं हैं, उनका भी अपना स्ट्रक्चर है, और सारे देश में उसका भी काम चलता है। लेकिन फिर जब मैंने कहा कि संघ ने जब पावर हाउस है, अच्छे लोग खड़े कर लिए, उनको करना क्या? अब सेवा का काम करना है, अब लोगों से मिलने जुलने का काम करना है। उसमें तो कोई वो नहीं है कि महिला है कि पुरुष है। आपको सेवा का काम करना है तो आपको मोहल्ले में टीचर जो मिल रही है वो लड़की भी मिलेगी। आपको महिलाओं को कुछ सिखाना है तो कोई महिला सिखाने के लिए आपको चाहिए होगी। तो अब सारे कामों में एक सिर्फ शाखा को छोड़ दें तो बाकी सब कामों में महिलाएं बराबर हैं। अभी हमने 100 साल पूरे होने पर सारे देश में एक गृह संपर्क अभियान लिया कि हम घर घर जाकर संघ के बारे में समाज को बताएंगे, और ये पंच परिवर्तन का विषय भी उसमें रखेंगे, संघ का विषय भी उसमें रखेंगे। तो जो बस्ती स्तर पर, जो हर शाखा स्तर पर, जो सबसे नीचे जो टीम बनी, उस हर टीम में महिलाएं थी, और वो महिलाएं संघ के बारे में बता रही हैं, महिलाएं पंच परिवर्तन के बारे में बता रही हैं, संघ क्या कर रहा है इसके बारे में बता रही हैं। तो ये मैंने जैसे पहले कहा, ये सारी परसेप्शंस हैं, ये सारे नेगेटिव नैरेटिव्स जो हैं वो एक, मैं क्या कहूँ, विरोधी, हमारे वो राजनीतिक कारणों से कह लो, जिस भी कारणों से कह लो, क्योंकि वो कहते हैं कि जब कोई, हमारे जैसे ग्रंथों में आता है, कहानियों में आता है कि जब कोई ऋषि ज्यादा तपस्या करता था तो सबसे पहले इंद्र का सिंहासन डोलता था। ठीक, तो संघ काम कर रहा है, तो जो कुछ लोगों ने नेगेटिव परसेप्शंस समाज में बना रखे थे, या समाज की दिशा को नेगेटिव दिशा में मुड़ा हुआ था, उसको संघ अब ठीक करने में सक्षम है और उसको कर रहा है। तो उनको सबको लगता है कि भैया हमारे लिए खतरा है, तो इसलिए वो इस तरह की फालतू की बातें फैलाते हैं। लेकिन आप संघ में नजदीक में आएंगे तो आप देखेंगे कि जितना संघ में आपका स्वागत है उतना ही किसी जो हमारी बहन है उसका भी स्वागत है। जैसे हम आपको काम में लगाएंगे वैसे ही उनको भी काम में लगाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप हैं तो आप लगेंगे, वो हैं तो वो नहीं लगेंगी ना। जैसा आपने पहले कहा कि संघ को जानना है तो संघ से जुड़ना पड़ेगा।
विशाल जी, बहुत धन्यवाद आपका। आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई, विशेषकर पंच परिवर्तन से रिलेटेड, जो किसी एक व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं है, समाज के हर वर्ग की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि और भी लोग संघ के साथ जुड़ें। बहुत धन्यवाद आपका विशाल जी। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सौरभ जी कि आपने आज मुझे यहाँ पर एक अपनी बात रखने का मौका दिया, और संघ और संघ के बारे में जो कुछ बातें पॉजिटिव नेगेटिव समाज में चलती हैं उनको कुछ ना कुछ स्पष्ट करने का मेरे को मौका दिया। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।